देखिएगा बच्चों, जैसा कि आप लोग रेखाओं और कोण के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, तो उसी में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनको मैंने चूंकि आपको पिछले कई वीडियोज में बाय थ्योरम्स के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। उन्हीं तथ्यों को अब हम आपके सामने यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि इस चैप्टर में आपने जिन जिन महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में अध्ययन किया है वे किस प्रकार से हैं। यहाँ पर एक साथ मैंने उन सभी तथ्यों को पिरोने का प्रयास किया है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आप इन तथ्यों से कुछ अच्छा सीख सकेंगे, बेसिक के बारे में बेहतर नॉलेज आपको हो सकेगा। तो देखिएगा, अब इसमें पहला पॉइंट है आपका कि एक ही बिंदु पर बने कोण जिसकी एक भुजा उभयनिष्ठ हो। देखिएगा, अगर मान लीजिए ये कोई बिंदु ए है, इस पर देखिएगा दो कोण बन रहे हैं, यानी कोण 1 और कोण 2। तो यहां पर देखिएगा कोण 1 की भुजा और कोण 2 की एक भुजा, दोनों की एक भुजा क्या है, इसमें भी है इसमें भी है, यानी क्या है, उभयनिष्ठ है। तो एक बिंदु पर यदि दो कोण बन रहे हैं और उनके बीच की एक भुजा यदि उभयनिष्ठ है, तब इन दोनों कोणों को हम आसन्न कोण कहते हैं। इसके बारे में हमने चर्चा किया था। ये आपका पहला पॉइंट है कि आसन्न कोण किसे कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज होने की बात नहीं है। ये आसन्न कोण तब भी आसन्न कोण होते हैं जब इनका योग 180 अंश होता है, या इनका योग 90 अंश होता है, या इनका योग 90 से भी कम होता है, या 90 से अधिक 180 से कम होता है, तभी ये आसन्न होते हैं। लेकिन इनकी एक शर्त है कि इन दोनों कोणों के बीच की एक भुजा उभयनिष्ठ होनी चाहिए। यदि दो कोणों के बीच की एक भुजा उभयनिष्ठ है और वे दोनों कोण एक ही बिंदु पर बन रहे हैं, तो निश्चित ये दोनों कोण आसन्न कोण कहलाते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। इसमें देखिएगा दूसरा पॉइंट है, यदि वही हमने बताया कि यदि आसन्न कोणों का योग 180 अंश होता है तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, वह 180 भी हो सकता है, 180 से कम भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, 90 से भी कम हो सकता है। कहने का मतलब है कि यदि दो कोण एक ही बिंदु पर बन रहे हैं और उनकी उभयनिष्ठ भुजा, उनकी एक भुजा उभयनिष्ठ है, तो वे दोनों कोण आसन्न कहलाते हैं। उनका योग कुछ भी हो, चाहे वह समकोण हो उनका योग, चाहे समपूरक हो। यहां पर देखिएगा दूसरा पॉइंट है, यदि दो आसन्न कोणों का योगफल 180 अंश हो। जैसा कि मैंने बताया कि अगर दो आसन्न कोण है तो उनका योग 180 अंश भी हो सकता है। वही चीज दूसरे पॉइंट में कह रहा है कि यदि आसन्न कोणों का योग, दो आसन्न कोणों का योग 180 अंश है, तो इन दोनों कोणों को हम रैखिक युग्म कहते हैं, या आप कह सकते हैं कि ये दोनों कोण एक रैखिक युग्म का निर्माण करते हैं। ये दोनों कोण एक रैखिक युग्म को बनाते हैं। आगे देखिएगा, तीसरा पॉइंट है कि यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो तो इस प्रकार बने दोनों आसन्न कोणों का योग 180 अंश होता है, और विलोमतः यदि दो आसन्न कोणों का योग 180 अंश हो तो उसकी उभयनिष्ठ भुजाएं एक रेखा में होती हैं। इन दोनों कथनों को मिलाकर रैखिक युग्म अवग्रहित बनता है या कहलाता है, या कहते हैं मिलाकर रैखिक युग्म अवग्रहित कहते हैं। कहने का मतलब है कि यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी है, समझने का प्रयास कीजिएगा, कह रहा है यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी है, अगर मान लीजिए यह एक रेखा है, यह एक रेखा है और इस पर कोई किरण खड़ी है, इस पर कोई किरण खड़ी है, तब जब एक रेखा पर कोई किरण खड़ी है और निश्चित मान लीजिए यहाँ पर ये कोण और ये कोण, ये दोनों कोण आसन्न कोणों का निर्माण कर रहे हैं, और कह रहा है कि यदि आसन्न कोणों का योग 180 अंश हो
तो निश्चित जब एक रेखा पर एक किरण खड़ी है तो दोनों आसन्न कोणों का योग 180 अंश होगा, या इसी के विलोम में, इसी के विपरीत हम कह सकते हैं कि यदि आसन्न कोणों का योग 180 अंश है तब क्या होता है, तब उनकी उभयनिष्ठ भुजाएं जो होती हैं वो क्या करती हैं, एक रेखा बनाती है और इन दोनों कथनों को मिलाकर रैखिक युग्म अपग्रहित का निर्माण होता है। इसके बारे में मैंने आपको बताया है कि रैखिक युग्म अपग्रहित किसे कहते हैं, हमने उसको भी सिद्ध किया है। आगे देखिएगा, चौथा पॉइंट कह रहा है दो रेखाओं के परस्पर प्रतिच्छेद करने से, जब दो रेखाएं एक दूसरे को परस्पर प्रतिच्छेद करें, जब दो रेखाएं, ध्यान दीजिएगा, जब दो रेखाएं एक दूसरे को परस्पर प्रतिच्छेद करें, कह रहा है कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को, जब दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करें, तब देखिएगा यहां पर शीर्षाभिमुख कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण जो होंगे वो क्या होंगे, बराबर होंगे। इसके बारे में भी मैंने आपको बताया है। यह एक थ्योरम है, यह एक प्रमेय है और उस प्रमेय को मैंने सिद्ध करके भी आपको समझाने का प्रयास किया है। कई वीडियोज में इस थ्योरम्स के बारे में हमने चर्चा किया है। यह एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब दो सीधी रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, तब वहां पर शीर्षाभिमुख कोण जो बनते हैं वे आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसी प्रकार से हम पांचवें पॉइंट की चर्चा करते हैं। कह रहा है एक तिर्यक रेखा द्वारा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने से, जब एक तिर्यक रेखा, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है जब एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को, जब एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है जब एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है तो उसके परिणाम स्वरूप यहां पर संगत कोणों का प्रत्येक युग्म जो होता है वह परस्पर बराबर होता है। और यहां पर देखिएगा ये संगत कोण बनेंगे, यहां पर देखिएगा ये संगत कोण बनेंगे। इसी प्रकार से यहां पर ये कोण जो होगा ये संगत कोण होगा, इसी प्रकार से ये कोण जो होगा ये संगत कोण होगा। और संगत कोणों का युग्म जो होगा वो क्या होगा, आपस में बराबर होगा। वही चीज कह रहा है कि जब दो समांतर रेखाओं को, यहां मान लीजिए दो समांतर रेखाएं यल और यम है, यहां दो समांतर रेखाएं यल और यम है और इनको एक तिर्यक रेखा यन क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। और जब किन्हीं दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो वहां पर संगत कोणों का जो युग्म होता है वो बराबर होता है। हमने आपको बताया कि ये कोण इसका संगत होगा, ये कोण इसका संगत होगा, ये इसका संगत होगा, ये कोण इसका संगत होगा। इस प्रकार से यहां पर संगत कोणों का जो युग्म होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। आगे देखिएगा, आगे दूसरा पॉइंट है, कह रहा है कि जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, जब दो समांतर रेखाओं को, यहां पर देख लीजिएगा, यहां पर मान लीजिए कि ये दो समांतर रेखाएं यल यम है और इनको कोई तिर्यक रेखा यन क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। कह रहा है कि जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो यहां पर देखिएगा, अगर मान ले कि दो समांतर रेखाएं यल और यम है और इनको कोई तिर्यक रेखा यन क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, तब यहां पर एकांतर कोणों का युग्म जो होता है वह बराबर होता है, चाहे वह एकांतर अंतः कोणों का युग्म हो या एकांतर बाह्य कोणों का युग्म हो, वे आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यहां पर देखिएगा
एकांतर अंतःकोण जो होगा वो दोनों समांतर रेखाओं के बीच में बनेगा और एकांतर बाह्य कोण जो होगा वह दोनों समांतर रेखाओं के बाहर बनते हैं। तो देखिएगा, अगर हम बात करें एकांतर अंतः की, तो ये देखिएगा, ये एकांतर अंतःकोण होंगे और ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इसी प्रकार से ये कोण जो होगा यह भी आपका एकांतर अंतःकोण होगा और यह भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इसी प्रकार से एकांतर बाह्य कोण भी बराबर होते हैं और यहाँ पर देखिएगा ये एकांतर बाह्य कोण होंगे और ये आपस में बराबर होंगे। इसी प्रकार से ये दूसरा जो कोण बच रहा है यह भी एकांतर बाह्य कोण होगा और यह भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। कहने का मतलब है कि जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, तब वहां पर शीर्षाभिमुख कोण जो होते हैं, वहां पर एकांतर अंतःकोण जो होते हैं वे बराबर होते हैं या एकांतर बाह्य कोण जो होते हैं वे बराबर होते हैं। कहने का मतलब है कि दो समांतर रेखाओं को यदि कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है तो वहां पर एकांतर कोण, ध्यान दीजिएगा, एकांतर कोण बराबर होते हैं, वे चाहे अंतः हो चाहे बाह्य हो। हम तीसरे पॉइंट की चर्चा करते हैं। कह रहा है कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर जब दो समांतर रेखाओं को, यहां पर देखिएगा, मान लीजिए कि यल और यम दो समांतर रेखाएं हैं। कह रहा है कि यल और यम दो समांतर रेखाएं हैं, तो अब एक तिर्यक रेखा यन इनको प्रतिच्छेद कर रही है। जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का योग संपूरक होता है, यानी 180 अंश होता है। यहां पर देखिएगा, यह एक तिर्यक रेखा यन है और यह दो समांतर रेखाओं यल और यम को क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। इसके परिणाम स्वरूप तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का जो योग होगा वह संपूरक होगा, वह 180 अंश होगा। उसी चीज को यहाँ तीसरे पॉइंट में रिप्रेजेंट किया गया है कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों के प्रत्येक युग्म के कोण परस्पर संपूरक होते हैं। चाहे इधर के दोनों कोणों का योग निकालिए, चाहे इधर के दोनों कोणों का योग निकालिए, ये परस्पर क्या होते हैं, परस्पर संपूरक होते हैं। इनका योग जो होता है, इनका योग जो होता है, परस्पर नहीं, इनका योग जो होता है, एक ही ओर के अंतःकोणों का जो योग होता है वो क्या होता है, संपूरक होता है। हम बात करते हैं छठे पॉइंट की। छठा पॉइंट कह रहा है कि दो रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर हैं, ध्यान दीजिएगा, यह भी एक थ्योरम ही है, इसके बारे में मैंने चर्चा किया था पिछले वीडियो में। यहां पर देखिएगा, कह रहा है कि दो रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर है, अगर मान लीजिए ये कोई रेखा है जो यल है या यम है, कह रहा है कि दो रेखाएं एक ही रेखा के समांतर है, ये मान लीजिए यल है और ये मान लीजिए यम है, ये यम है, ये यन है। कह रहा है कि यदि रेखा यल जो है रेखा यम के समांतर है, कह रहा है यदि रेखा यल है रेखा यम के समांतर है और रेखा यम जो है वो रेखा यम के यन के समांतर है, कह रहा है कि यदि रेखा यल रेखा यम के समांतर है और रेखा यम रेखा यन के समांतर है तो रेखा यल और यन भी आपस में समांतर होंगे। कहने का मतलब है कि यदि ये दोनों रेखाएं समांतर हैं और ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं तो यल और यन भी एक दूसरे के परस्पर समांतर होंगे। उन्हीं पॉइंटों को यहाँ रिप्रेजेंट किया गया है। दो रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर होती हैं वे परस्पर क्या होती हैं, समांतर होती है। आगे देखिएगा, सातवां पॉइंट है, कह रहा है एक त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। इसके बारे में मैंने आपको बताया है, यह एक थ्योरम है, यह एक प्रमेय है और इस प्रमेय को हमने सिद्ध करके भी बताया है कि किसी भी त्रिभुज के अंतःकोणों का योग, किसी भी त्रिभुज ABC के अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है और
इसी को यहाँ पर मैंने रिप्रेजेंट किया है। यह एक थ्योरम है, महत्वपूर्ण प्रमेय है यह, और इस प्रमेय को मैंने आपको कई बार बताने का प्रयास किया है, बताया भी है। आप कई वीडियोज में इसके बारे में चर्चा सुने होंगे। इसका इस्तेमाल हमने कई प्रश्नों में भी किया है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। आगे देखिएगा, ये 8वां पॉइंट है, कह रहा है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाया जाए, कह रहा है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा को यदि बढ़ाया जाए, मान लीजिए त्रिभुज ABC की भुजा BC को हम बिंदु D तक बढ़ा देते हैं, तो कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाया जाए तो इस प्रकार बना बहिष्कोण अपने दोनों अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होते हैं। यह भी एक प्रमेय है, इसके बारे में भी मैंने अपने पिछले वीडियोज में बताया है आपको कि किस तरीके से हम ये सिद्ध करते हैं कि किसी त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाने से बना बहिष्कोण अपने अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। कहने का मतलब है कि यहाँ पर ये कोण जो बन रहा है, कोण 1, ये बराबर होगा कोण 2 धन कोण 3 के योग के। ये जो कोण 1 है, यह आपका त्रिभुज का बहिष्कोण है, और इस कोण का अंतः अभिमुख कोण 2 और 3 है। अतः कोण 1 जो होगा वह कोण 2 और 3 के योग के बराबर होगा। यही 8वें पॉइंट को दर्शाता है। कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाया जाए, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाया जाए तो बना बहिष्कोण अपने दोनों अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो ये कुछ आपके महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे जो रेखाओं और कोण से संबंधित थे। तो हमने सोचा कि इस पर भी कुछ चर्चा हो जाए, चूंकि इन तथ्यों के बारे में मैंने अपने कई अलग अलग वीडियोज में बताया है। आप चाहें तो आप लिंक पर जाकर देख सकते हैं। रेखाओं और कोण के कई वीडियोज पढ़ चुके हैं। आप देखिएगा, ये जो इम्पोर्टेंट तथ्य है इनको आप नोट करके और लर्न कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। और निश्चित मान लीजिए, रेखाओं और कोण से संबंधित यदि प्रश्न आप सॉल्व करते हैं तो इन तथ्यों की, इन सूत्रों की आपको आवश्यकता पड़ती है। और ये निश्चित कर लीजिए कि आप ग्रुप CD की परीक्षाओं में यदि बैठते हैं तो उसमें भी रेखाओं और कोण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। वहां पर भी ये जो तथ्य मैंने रिप्रेजेंट किया है, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो हम आपसे यही कहेंगे कि आप इन प्रश्नों को याद रखें, इन तथ्यों को याद रखें, इन सूत्रों को याद रखें। और निश्चित मान लीजिए, यदि आप इन सूत्रों को, इन तथ्यों को याद रखते हैं तो आप रेखाओं और कोण के किसी भी प्रश्न में कंफ्यूज नहीं होंगे, आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। आगे देखिएगा, आगे अब आपको ट्रायंगल पढ़ना है, त्रिभुज पढ़ना है। वैसे त्रिभुज के बारे में भी मैंने कुछ वीडियोज चैनल पर अपलोड किए हैं, आप अगर चाहें तो उनको देख सकते हैं। लेकिन हम फिर से नए सिरे से आपको ट्रायंगल्स के बारे में बताएंगे। अगले वीडियो में आप देख सकते हैं त्रिभुजों की सर्वांग समता के बारे में। त्रिभुजों की सर्वांग समता के लिए किन कसौटियों की आवश्यकता होती है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। त्रिभुजों की सर्वांग समता आप इस अध्याय में त्रिभुज से ही संबंधित सभी प्रश्न अध्ययन करेंगे। हम आपको इसके बारे में अगले वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। एक बार फिर से आपसे हम कहेंगे कि आप इन तथ्यों को, इन सूत्रों को नोट कर याद कर सकते हैं, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र हैं, तथ्य हैं, जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। निश्चित मान लीजिए, कई परीक्षाओं में भी इन तथ्यों से जुड़े प्रश्न पूछे जा चुके हैं, चाहे वो यूपी
टेट की परीक्षा हो या फिर एसआई या यूपी पुलिस की परीक्षा हो, रेलवे की परीक्षा हो या बैंकिंग की परीक्षा हो, तमाम ऐसी परीक्षाएं हैं जिनमें रेखाओं और कोण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये तथ्य जो है इन सभी प्रश्नों के लिए आपका रामबाण साबित हो सकते हैं। आप कह सकते हैं कि यदि ये तथ्य आपको मालूम है, यदि इन सूत्रों के बारे में आपको जानकारी है, तो आप रेखाओं और कोण से संबंधित किसी भी प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, सुविधापूर्वक। धन्यवाद।